नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों पर चल रही है। भाजपा हर हाल में इन सीटों में भगवा परचम लहराना चाहती है। नई रणनीति के तहत भाजपा अब जातियों को रिझाने की कोशिश में लग गई है। इसी के तहत बीजेपी ने सीपी जोशी की जगह मूल ओबीसी से आने वाले मदन राठौड़ को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी है। इसके साथ ही राधा मोहन दास को राजस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी भी दे दी है। राठौड़ से पहले प्रदेशाध्यक्ष का पद अप्रैल 2023 से सीपी जोशी के पास था। मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद हैं और मूल ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस नियुक्ति को सियासी जानकार आगामी उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इसी तरह पार्टी में लंबे समय से अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी का पद संभाल रहे थे। वो राजपूत समाज से आते हैं। सीएम और प्रदेशाध्यक्ष की तरह ही उप मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी पदों पर एक ही जाति राजपूत के प्रतिनिधि थे। ऐसे में पार्टी ने संगठन में अब प्रदेश प्रभारी का पद सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को दे दिया है। इससे पार्टी वैश्य समाज को आकर्षित कर सकती है। आखिर बीजेपी के ये बड़े बदलाव क्या उपचुनावों में कांग्रेस की जीत की परिपाटी को तोड़ पाएंगे? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ हैं शैलेश कौशिक जी। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से नमस्कार। प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी इस वक्त हमारे साथ है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जी चलिए इस चर्चा को धन्यवाद। आगे बढ़ाएं, उससे पहले ओपनिंग नोट जान लेते हैं। शैलेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। तो बीजेपी में ये जो बदलाव हैं उपचुनाव के मद्देनजर जो किए जा रहे हैं, जो तैयारियां चल रही है, क्या लगता है ये चुनौती कितनी कारगर साबित होगी बीजेपी के लिए? देखिए राहुल जी, जी। जिन जिन बदलाव को आप उपचुनाव के मद्देनजर नाम दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है। जी। कार्यकर्ता का निर्माण और उसको संगठन का दायित्व। उसी के अंतर्गत मदन राठौड़ जैसे एक अनुभवी व्यक्ति को, जो लगातार 4 बार जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं 2 बार, ऐसे जी। अनुभवी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और उसके अंतर्गत निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पांचों विधानसभा की उपचुनाव सीटों पर अच्छी जीत हासिल करेगी और एक ऊर्जावान अध्यक्ष के रूप में मदन राठौड़ जी साबित होंगे। जी। राजकुमार जी, आपका रुख करेंगे ओपनिंग नोट सर इस पूरे मामले को लेकर। अ, जी राहुल जी, जो आने वाले उपचुनाव है जी। उसकी सीटों की हम समीकरण और ये देखें तो पहले से इंडिया गठबंधन के पास है। और लोकसभा में भी हमने देखा है कि इन पांचों सीटों पे कितना बीजेपी को वोट दिया है। तो कोई 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 कहां से नहीं है। तो आप निश्चित मानिए कि ये किसी भी प्रकार का चाहे सांप्रदायिक रंग उसको उड़ाए चाहे प्रलोभन दे जनता को दे, जी। पांचों सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। जी। चलिए तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शैलेश जी, आपका रुख करना चाहूंगा। उपचुनावों के मद्देनजर बीजेपी जो है वो किस तरह से तैयारियां जो है वो कर रही है उपचुनाव को जीत को लेकर? क्योंकि कांग्रेस अगर नजर डाले इतिहास में तो पिछले कुछ समय से कांग्रेस जो है वो उपचुनाव में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उनकी जो ये लगातार ये जो चलता हुआ फ्लो आ रहा है कांग्रेस का, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए बीजेपी किस तरह की तैयारियों में लगी हुई है इस वक्त? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर पालिका जी। का हो, पंचायत का हो, पूरी मजबूती के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है। और इसी कारण विधानसभा चुनावों के बाद, जब ये लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए, उसके बाद जी। भारतीय जनता पार्टी ने इन पांचों सीटों पर लगातार अपनी रणनीति, अपनी तैयारी शुरू कर दी। और आपको ध्यान होगा, इससे पहले जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी थे, जी। उन्होंने लगातार इन पांचों जगह पर जाकर चर्चा की। उसके बाद इन पांचों जिलों में जो हमारे मंत्री हैं, सरकार में जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल तक के पदाधिकारियों को प्रदेश कार्यालय में बुलाकर हर सीट पर चर्चा की गई। हमारी सह प्रभारी जो विजय राठकर जी हैं, वो भी उपस्थित जी। रहीं। हर सीट पर जो पॉजिटिव नेगेटिव बातें हैं, उनका मनन किया गया। हर उस कमी को दूर करने के लिए तैयारी की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हमेशा गंभीरता से लड़ती है। आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी, उसके बाद अभी सभी जगह कार्य समितियां हुई, जिलों की जी। कार्य बिल्कुल। समितियां हुई, उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए। हर कार्यकर्ता के साथ संवाद और हर जिले की समस्याओं के साथ संकलन किया गया। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को पूरी गंभीरता से साथ लड़ेगी। और इसीलिए आपको ध्यान हो तो माननीय पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनके नेतृत्व में ही उन्होंने लगातार इन चर्चाओं के बाद, चाहे सरकार के वर्तमान मंत्री हो, पूर्व प्रदेश जी। अध्यक्ष हो, पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, प्रदेश पदाधिकारियों की एक संयुक्त रूप से हर विधानसभा वाइज टीम बनाई। और वो टीम लगा में अपना काम कर रही है। जी।
राजकुमार जी, आपका रुख करना चाहूंगा। तो कांग्रेस बीजेपी ने तो अपनी स्ट्रेटेजी बताई कि किस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं उपचुनाव में जीत के लिए, लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि उपचुनावों में अच्छा परफॉर्म रहा है कांग्रेस का हर बार। तो लेकिन फिर भी किस तरह की तैयारियां जो है वो कांग्रेस पार्टी इस वक्त कर रही है उपचुनाव को जीतने के लिए? राहुल जी, क्या कांग्रेस का कॉम्पिटेंट होने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कांग्रेस हमेशा आमजन के मुद्दों पे लोगों की क्या हो सकता है उस पे हमेशा कांग्रेस ने काम किया है। हमने जी भारतीय जनता पार्टी की तरह कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, कभी नफरत का सहारा नहीं लिया। हमने कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे। हमने कभी भाई से भाई को लड़ाकर वोट नहीं मांगे। तो हमारी रणनीति साफ सुथरी है। हम ये कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी है। हमेशा जी जनता के मुद्दे उठाए हैं। और जितनी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, चाहे केंद्र में रही है चाहे राज्य में रही है, हमने जितनी भी पॉलिसीज बनाई है, हमको हमारी कांग्रेस पार्टी का हमेशा मकसद रहा है कि उसका सीधा से सीधा फायदा आम जन को पहुंचे। न कि हम पूंजीपतियों की उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। हमने राइट ऑफ अगर कर्जा भी माफ किया तो किसानों का किया है, न कि उद्योगपतियों का। आप जी आंकड़े भी उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर कर्जा माफ करने की सूची देखोगे तो देख के चकित रह जाओगे। इन्होंने उद्योगपतियों के इतने कर्जे माफ किए अभी पिछले साल में कि उससे 25 साल की मनरेगा, यानी इस देश के वो लोग जो सिर्फ मनरेगा के ऊपर आश्रित है, वो 25 साल तक चल सकती थी। तो जी कांग्रेस को इतना बिल्कुल भी चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आम लोगों के साथ मिलकर आम लोगों की भावनाओं के, उनकी अंदर की बातें जानकर, उनकी आवश्यकता जानकर उसके हिसाब से काम करती है। तो जी निश्चित तौर पे बिल्कुल भी उसमें हमें चिंता करने का बिल्कुल भी विषय नहीं। जी राजकुमार जी, आप कह रहे हैं चिंता करने का विषय नहीं है, लेकिन अगर मैं विधानसभा चुनावों पर नजर डालूं इस बार, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा काम किया लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा चुनावों पर नजर डाली जाए तो वो भी कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई, वो जीत भी कहीं ना कहीं रह गई, हालांकि परफॉर्म अच्छा करा पिछले मुकाबले की बजाय। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं चिंता का विषय नहीं है, मुझे लगता है चिंता का तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है। राहुल जी, हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो हम इतने पीछे भी नहीं रहे। हमारी कुछ जी सीटें बहुत ही कम मार्जिन से हम हारे हैं। जी ज्यादा हमारे डिफरेंस नहीं रहा है। और उसका परिणाम आप देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करते हो तो जो लोग 25 फिर से हैट्रिक की बात करते थे, बोलते थे खाता भी नहीं खुलेगा, तो जी हमने देखा कि जनता ने क्या जवाब दिया है, कांग्रेस को कितने सीटें दी है। तो अभी आप देखिए, ठीक है हम केंद्र में सत्ता में नहीं आए, राजस्थान में हमने 25 में से 25 सीटें जीती नहीं है, लेकिन कम से कम आप उसमें बढ़ोतरी देखिए। जी 0 से 11 सीटों पे आए। आप देखिए, वहां पे हम 42 सीटों पे थे, 98 पे हमारा गठबंधन 232 पे पहुंचा है। तो हमारी अपनी बढ़ोतरी हुई है, ना कि हम घटे हैं। जो 400 पार की बात करते थे वो बहुमत में भी नहीं आए। उनको दो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, और बैसाखियां जी भी कैसी, राहुल जी, कि जो इनकी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है। ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, कट्टरपन की बात करते हैं, ये हिंदुओं जी को बताइए, झूठा हिंदुत्व के मुद्दे उठाकर वोट मांगते हैं। और जो इनकी बेसाखिया है वो सेकुलरिज्म पार्टियां हैं, वो जी मुसलमानों के आरक्षण की बात करते हैं। तो कौन मजबूरी में सत्ता में बैठा है, किसकी कमी आई है, किसकी बढ़ोतरी हुई है, वो सबके सामने। ठीक है, प्रवक्ताओं का काम रहता है कि अपनी पार्टी की कमी को छुपा के बाहर लाना, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। जी राजकुमार जी, आप बैसाखियों की बात कर रहे हैं तो गठबंधन तो आपकी पार्टी ने भी किया था। हमारी पार्टी का गठबंधन खुला गठबंधन है। हमारी पार्टी के गठबंधन में बात विचारों की आती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी एक जाति संप्रदाय धर्म के नाम पे लड़ा के वोट नहीं मांगी। जी हमारे गठबंधन में सभी प्रकार की पार्टियां हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरा जी बौद्ध जैन सब समाहित है। लेकिन बात जब भाजपा की आ जाती है तो उस गठबंधन पे उंगली उठाना तय होता है। कि ये लोग बोलते हैं लोकसभा चुनाव में कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, अगर कांग्रेस आती तो मुसलमानों को देती है। वहीं जी आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू खुद कहते हैं कि मुसलमानों को 50% आरक्षण देना चाहिए। विचारों की गठबंधन होता है, गठबंधन विचारों का गठबंधन। कांग्रेस पार्टी में एक भी ऐसा गठबंधन वाला नहीं है जो सहयोगी पार्टी है कि उनके जी और हमारे विचार इस देश के संविधान को बचाने के लिए साथ है, इस देश जी के मजबूत नींव रखने के लिए हम साथ है, और इस देश की आम जनता के लिए अधिकार बनाने के लिए हम साथ है। इनकी तरह नहीं है कि इधर तो हमने हिंदुओं के नाम चिल्ला चिल्ला कर वोट मांगे और बोला कि मुसलमानों को नहीं देंगे, और जब जी सत्ता की आवश्यकता पड़ी तो मुसलमान सहयोगी पार्टियों को साथ रखा। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जाके महबूबा मुफ्ती से इन्होंने गठबंधन करके सरकारें चलाई है। तो इनके गठबंधन के बारे में तो बात करना व्यर्थ समझता हूँ मैं। चलिए, शैलेश जी का रुख करेंगे। शैलेश जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से राजकुमार जी कह रहे हैं हमारा तो विचारों का गठबंधन था लेकिन आप लोगों ने बैसाखियों का सहारा लिया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, जी मैं
मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजकुमार जी, जरा इनसे कहूंगा थोड़ा सा पढ़ के आए करें। अभी इन्होंने आपके चैनल पर कहा कि पिछली बार हमारी 42 सीट आई थी। ये एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं जो खुद अपनी 10 सीट कम कर रहे हैं। पिछली बार इनकी 52 सीट थी, शायद 52 ध्यान सीट इनको है। आना चाहिए। 44 थी 2014 में, उसके बाद 52 हुई थी। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता खुद अपनी सीटों को कम कर रहे हैं, बहुत बड़े विषय की बात है। जहां तक ये अभी हमको उपदेश दे रहे थे सत्ता का कि हम बैसाखियों जी की सरकार चला रहे हैं, तो मैं आपके चैनल से माध्यम से राजकुमार जी से कहना चाहूंगा, 1984 के बाद आपने एक बार भी बिना गठबंधन की सरकार बनाई हो तो बता दें कांग्रेस के इतिहास में। मुझे बता दें केंद्र में, मैं चैलेंज देता हूं एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, 1984 के बाद इन्होंने जब जब शासन किया है देश में, जी बिना गठबंधन की सरकार चलाई हो। और ऐसी सरकार चलाई है कि हमारी सरकार गठबंधन की है लेकिन नेतृत्व तो कितना मजबूत है। मोदी जी का चर्चा, मोदी जी का नाम ही नहीं थे। उस सरकार में एनसीए के नाम पर एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी एनएसी के नाम पर सोनिया गांधी सरकार चला रही थी। तो इनको तो जी गठबंधन की सरकार की परिभाषा ही नहीं पता। इनके तो सुपर सीड मॉडल चल रहा था, तो इनको कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए। दूसरा, ये कह रहे थे सांप्रदायिकता कर रहे हैं। पूरे चुनाव में जिस सांप्रदायिकता के रंग को कांग्रेस ने दिया, जिस तरीके से चाहे कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण की बात हो, तमिलनाडु में बात हो, तमिलनाडु के जी घटनाक्रम हो, किस तरीके से जो घटनाक्रम हुए, तो पूरी जनता जानती है कि किस आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा। अब अगर बात रहेगी, ये कर्जे की बात कर रहे थे, तो वो 10 दिन जी राहुल गांधी का जो जुमला था वही तो एक कारण रहा कि छत्तीसगढ़ में दिया, मध्य प्रदेश में भी दिया और राजस्थान में भी दिया, और जनता ने इनको बाकायदा बाहर कर दिया तीनों जगह से। तो इनके कर्जे माफ करने की जो प्रक्रिया है और जो इनकी जो सोच है, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। इनको जवाब जो देना था मैं दे चुका हूं। लेकिन मैं जी एक बात फिर भी कहूंगा, जी जिस गठबंधन की बात करते हैं राहुल जी, इनका गठबंधन, जैसे चाहे वो इंडी गठबंधन कह लें, चाहे घमंडी गठबंधन कह लें, चाहे इंडिया जी बहुलक कह लें, वो तो बनने से पहले ही टीएमसी अलग हो गई थी इनसे पश्चिम बंगाल के चुनावों में। आपको ध्यान होगा जी केरल में ये किस तरीके से वामपंथियों के साथ लड़ रहे थे, और राजस्थान में वामपंथियों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। इन आज की घटनाक्रम देखें अभी थोड़े दिन पहले, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सारी हार इनके सिर फोड़ दी कि हम तो अकेले लड़ते और जीत जाते। तो किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो मित्र राजकुमार जी, आपको ध्यान हो तो अभी आप कुछ दिन पहले, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो, आपका अभी तक गठबंधन तय है क्या? आप कह सकते हो पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप चीफ सर की सीट आरएलपी को देंगे या भारतीय आदिवासी पार्टी को 84 की सीट देंगे? आपको खुद को नहीं पता। आपको तो ये है कि आ गए तो लड़ लेंगे, नहीं अकेले लड़ लेंगे। आपकी पार्टी का ना तो मत स्पष्ट है ना नीति स्पष्ट है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। कुछ दिन पहले 84 में जो जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहां का एक गांव था, उस गांव में एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में इनके प्रभारी गए थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीधा सीधा कहा था कि अगर आप भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ मिलकर जी चुनाव लड़ोगे, तो हम कह सकते हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस की पार्टी की हत्या करोगे, जो उन्होंने इस परिणाम लोकसभा के में देखा। तो इनकी पार्टी को मनन करने की आवश्यकता है। हाँ, इनको आवश्यकता है निश्चित रूप से। हम तो जी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, इनका तो दलीय गठबंधन का चल रहा है, क्योंकि इनकी खुद की हिंदुस्तान में वो स्थिति नहीं है कि ये अपनी सीटों पर जाकर चुनाव लड़ सकें। ये तो दलीय गठबंधन के सहारे है। तो इसके बारे में क्रिया और प्रतिक्रिया व्यक्त करना बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जी। और शैलेश जी, जो मनरेगा को लेकर बात उठाई कांग्रेस प्रवक्ता ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मनरेगा के बारे में ये जो इनकी मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से झूठ बता रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि सब ये हो रहा है वो हो रहा है, आप ये बताइए, मनरेगा तो आज भी चल रही है। मनरेगा के जी बारे में कहाँ दिक्कत आ रही है? और जब कर्जे माफी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आपको असली कर्जों, किसानों का कर्जा आपने माफ क्यों नहीं किया? अरे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के आपको ध्यान हो, कुछ दिन पहले एक प्रकरण आया था गाँव में, जैसे ही सहकारी समिति ने नोटिस जारी किए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनता थी, जी उनकी जनता के प्रति जो उनकी सहृदयता थी, उन्होंने सेम डे उस ऑर्डर को कैंसिल कराया और कहा कि किसी भी किसान की जमीन इस सरकार में नीलाम नहीं होगी। मैं जवाब देना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि इसे कहते हैं जी सरकार। और आपके मुख्यमंत्री 5 साल रहे और राहुल गांधी के वो 10 तक के पहाड़े को गिनती को पूरा नहीं कर पाए। जी। शैलेश जी, एक अभी रिसेंटली जब प्रदेशा बीजेपी जो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी नवनियुक्त, उन्होंने कार्यभार समारोह जब उनका हुआ था, उस दिन मंच पर वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम है राजस्थान की, वो भी नजर आई थी। हालांकि वो काफी लंबे समय से पार्टी के मंचों पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन काफी समय बाद वो एक मंच पर आई थी। क्या लगता है, ये एक एक अच्छा आपको बताएं कि उपचुनावों में जीत की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि वसुंधरा राजे भी अब एक्टिवली पार्ट हो रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से वसुंधरा राजे जी राजस्थान की नहीं, पूरे देश की एक बहुत अच्छी नेता है, बहुत जिनकी जी जनता में स्वीकार्यता है। और जिन्होंने उस दिन मंच पर आई, उन्होंने कहा, और ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित पहले चुनाव भी सारी एक साथ लड़े थे, विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, लोकसभा का भी लड़े थे, और
किसी परिस्थिति के कारण, उनकी जो व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन आज उन्होंने उस दिन मंच पे आए और दिखाया, कहा कि सब ताकत एक है, पूरा मंच एक है। अब देखिए उस दिन कितने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, सारे केंद्र के मंत्री थे, वसुंधरा जी थी, सीएम साहब थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। तो कहीं भी ऐसा कोई एक, जब दायित्व का परिवर्तन होता है तो कम और पार्टियों में जो दायित्व का परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं कोई खटास, कोई बात आती है। उस दिन कोई भी ऐसी बात नहीं आई जिससे लगे भारतीय जनता पार्टी पूरी एक रूपता के साथ इन उपचुनावों को लड़ेगी और जीतेगी। ये देखेगी देश की जनता, और राजस्थान की जनता ने देख लिया है कि 8 महीने में माननीय भजनलाल जी की सरकार ने किस तरीके से लगातार जो ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे पानी के क्षेत्र में, चाहे युवाओं को, और जिस तरीके से नकल चोरों को पकड़ने की कार्रवाई जारी है। जनता का विश्वास एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के प्रति इतना बढ़ गया है, जिसका परिणाम आप देखिएगा राजस्थान के 5 उपचुनाव की सीटों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जी, आपने ऊर्जा की बात करी, लेकिन अगर मैं बिजली के बिलों की बात करूं तो उसमें शायद वृद्धि की भी बात निकलकर सामने आई है अभी हाल ही के दिनों में, कि बिजली के जो बिल हैं उनमें वृद्धि जो है हो सकती है। देखिए, पिछली कांग्रेस सरकार ने अंतिम समय में, जो अंतिम क्षणों में जिस तरीके से इन्होंने आम लोगों को बिना किसी उसके वित्तीय बजट का प्रबंधन किए बगैर जिस तरीके से रेवड़ियां बांटी, अगर वास्तव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता के इतने हितैषी थे, जनता के प्रति अगर वो कुछ करना चाहते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने वित्तीय बजट में कोई प्रावधान किया? उन्होंने एक भी बिजली सब्सिडी का एक प्रावधान नहीं किया। दूसरी बात, आज ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग बजट से उससे रह गए, 100 यूनिट वाली थे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतनी थी तो 50 यूनिट जब बिजली की फ्री की थी, राहुल जी आपको ध्यान होगा, उन्होंने कोई भी आवेदन नहीं मांगा, कोई भी ये नहीं मांगा कि आप लाइन में कतार लग के आइए और आप रजिस्ट्रेशन कराइए। तो 100 यूनिट बिजली फ्री करने से चुनाव से 3 महीने पहले, क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता रखी, और जो बाध्यता रखी, जो समय सीमा रखी, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए उन लोगों को इस छूट से दूर रहे। तो इसलिए गलती इसमें अशोक गहलोत जी की है। अगर वो सब लोगों को ये करते कि 100 यूनिट सबको फ्री मिलेगी, तो आज भी वो 29 लाख लोग शायद सीमा से बाहर नहीं होते। जी, चलिए राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी, जिस तरीके से शैलेश जी ने कहा कि आपने अपने कार्यकाल में, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में रेवड़ियां जिस तरीके से बांटी, कहीं ना कहीं जो राजस्थान का जो खजाना है उस पर भी इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिला था कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ वसुंधरा राजे को लेकर जो मैंने सवाल शैलेश जी से किया था, वही सवाल आपसे भी है। क्या लगता है वसुंधरा राजे का जिस तरीके से मदन राठौड़ को जब प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, उनके कार्यभार समारोह में जिस तरीके से वो मंच पर आई, पॉजिटिवली उन्होंने अपनी बातें रखी, तो क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उपचुनाव में एक कांग्रेस के लिए उपचुनाव में कहीं खतरा साबित हो सकता है ये? राहुल जी, पहली बात तो मैं आपको बजट के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि राजा का खजाना ही प्रजा के लिए होता है, न कि अपने मित्रों के लिए। तो राजा अपना प्रजा के लिए खजाना लुटा रहा है, तो उसमें कोई खजाने में अगर कमी होती तो आप लोग अभी यहाँ बैठ के मंजीरे बजा रहे होते, ना कि कुछ काम कर रहे होते। पैसा प्रदेश के पास है। झूठ बोलने की वो बात अलग है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इनके झूठ लोग भली बात ही जानते हैं। दूसरे, लेकिन जब जिस आपने तरीके से वसुंधरा बीजेपी राजे जी का प्रवक्ता बात कह रही किया, है खजाना, आप कह रहे हैं प्रजा पर लुटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रजा पर खजाना लुटाया भी तो कब, जब आखिरी समय था, चुनाव नजदीक थे। उससे पहले भी लुटाया, वो तो केवल बढ़ाया है। आप देखो, जी, ऐसी नहीं है कि हमने आते ही योजना नहीं चलाई, उस टाइम हमने उनको और बढ़ाया है, ना कि उसको घटाया है। घटाने का काम कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। और अब वसुंधरा राजे की जी भी अगर आते हो, तो वसुंधरा जी वहां पहुंची, लेकिन जाते जाते वो कुछ प्रवचन भी देके गई थी जो शायद बीजेपी प्रवक्ता ने सुने नहीं है। उन्होंने क्लियर कहा है कि भाजपा में अभी मुश्किलें हैं, और ये जी, आपसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए अच्छे अच्छे फेल हो गए हैं। जी, वो आए हैं मंच पे, लेकिन मंच पे आने के बाद जो वो शब्द कह के गए, तो शब्दों का बड़ा मोल होता है। जी, समझने का फेर है, फिर आप उसको समझो ना समझो, लेकिन इनकी जो बीच की रस्सा कस्सी है, इनके बीच में आपस की उलझन है, वो पूरी प्रदेश की जनता ने देखी है। उस पर जी, अगर बेस किया जाए तो शाम तक हो सकती है, लेकिन मैं उस पर करना नहीं चाहता, क्योंकि उस पर बेस करना व्यर्थ समझता हूँ। इनकी आपसी रस्सा कस्सी इनके मंत्रियों के बीच में नहीं बन रही, जितना भी जी, अभी ड्रामा चला है। और राहुल जी, ये तय मानिए, सिर्फ और सिर्फ ये उपचुनाव तक लोगों को, इनकी जो इन्होंने इन्होंने जो कार्यकाल अभी तक निकाला है, जी, लोग बड़े त्रस्त हुए। उस पे से कैसे ध्यान हटाया जाए? वो एक होता है ना नौटंकीबाज, कभी ये ड्रामा करके लोगों का ध्यान भ्रमित करना, कभी ये करना। और वैसे भाजपा का और आरएसएस का मुख्य काम ही इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर अपना उल्लू सीधा करना रहा है। जी, कभी इन्होंने सैनिकों को मरवा कर वोट मांगे, कभी इन्होंने किसानों के नाम पे वोट मांगे, उस दिन किसानों को इन्होंने गोलियां मारी, लाठी मारी। कभी इन्होंने सीमाओं के नाम पर वोट मांगे, उन्हीं सीमाओं पर चीन ने अभी अपने स्मारक बना लो, यहाँ तक कि नेपाल आपको धमकी दे रहा है। जी, ताजुब की बात तो ये हो जाती, जो देश हमारे ऊपर पल रहा है, तो कहने की वो बात नहीं है।
इनकी आपसी गुटबाजी और इनकी आपसी जो फूट है वो जी सार्वजनिक है। और ये जितने भी हो रहे हैं उपचुनाव तक, उपचुनाव के बाद ये कुछ नहीं करने वाले, सब एक ही। राजकुमार जी, आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं कि भाजपा में मुश्किलें हैं, वसुंधरा जी ने कहा मन से, लेकिन मुश्किलें तो कांग्रेस में भी है, गुटबाजियां कांग्रेस में भी हमने देखने को मिली है। हमारी गुटबाजी कहाँ है बताइए? सचिन कांग्रेस पायलट ने वर्सेस एकजुटता के अशोक साथ काम गहलोत एक किया है। वक्त पे काफी खुल्लम खुल्ला दोनों नेता आमने सामने आ गए थे। वो पहले का मुद्दा था, उसके बाद बैठ के सुलह हुई है। जी हमारा पारिवारिक मामला, हमने बैठ के सुलह की, सारे एक साथ हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और उसका परिणाम हमने देखा है, जी। जनता ने देखा है। लेकिन अब ये लोकसभा परिणामों की अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो अधिकतर सीटें जो हैं वो पायलट गुट के नेता ने जीती है। ऐसी बातें कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। तो अब उपचुनावों में किसे प्राथमिकता दी जाएगी, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? टिकटों के बंटवारे की देखो, अगर मैं बात करें। जिस जगह पर जिस नेता का प्रभाव होता है, उसी जगह उसी पार्टी उसी को काम में देती है। अगर मैं मेरे स्थानीय जगह अच्छा काम करता हूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा बूथ पार्टी मुझे देगी। तो जी इसमें कोई कतई गुटबाजी का वो प्रश्न उठता ही नहीं है। जहां पर जो नेता प्रभावी है, जिसका कार्य प्रभावी है, जिसकी टीम प्रभावी है, पार्टी उसका, पार्टी के उसी को उसका चांस देगी कार्य करने को। और साथ में उन लोगों को भी नीचे हमने बूथ मैनेजमेंट के लिए हमारी टीमें लगी हुई है, गांव पे गए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पंचायत अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष लगातार लोगों के संपर्क में हैं, उनसे मिल रहे हैं। उनकी समस्याओं के बारे में कह रहा हूं तो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जी अभी जहां जाते हैं वहां समस्याओं का अंबार है, जी। कहने की चल जरूरत नहीं है। ये जी बोलते हैं इनकी बढ़िया सरकार है। अभी मैं कोटा के अंदर बैठा हूँ किसी प्रोग्राम में, लेकिन बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है, और ये आपसे डिबेट कर रहा हूँ। तो ये कोटा की स्थिति है एक सिटी की, तो आप समझ सकते हो कि गाँव की स्थिति क्या हो सकती जी। चलिए शैलेश जी का रुख करते हैं। शैलेश जी, जिस तरीके से राजकुमार जी ने बात बताई कि भाजपा में मुश्किलें हैं, ये खुद वसुंधरा राजे जी ने भी मन से ये बात कही, और क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने हमारी सुलह कर ली है, जो गुटबाजी हुई थी वो हमने परिवार के सदस्यों की तरह बैठ के सुलह कर ली। तो क्या बीजेपी के अंदर क्या गुटबाजी है और क्या उनकी सुलह जो है वो हो पाएगी? और दूसरा, बिजली के ऊपर जरूर मैं जवाब चाहूंगा। जिस तरीके से राजकुमार जी कह रहे हैं कि कोटा जो कि जीरो रेड लाइट सिटी बन चुकी है, वहां रेड लाइट एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां कि आज बिजली प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही, सिटीज के अंदर ये हालत है, तो गांवों की क्या स्थितियां होंगी? देखिए, जिस गुटबाजी की ये बात कर रहे हैं, उस जी गुटबाजी का जवाब तो उस दिन मंच ने दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के ने, जिसमें राजस्थान के सभी शीर्षस्थ नेता उस मंच पर माननीय मदन जी राठौर प्रदेश अध्यक्ष जी के दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। और जी जिस तरीके से जो एक रूपता का परिचय दिया, उससे आज ये कांग्रेस में घबराहट हो गई है कि जी भारतीय है। चल जनता रहे पार्टी जिस हैं सुनियोजित तरीके के साथ चुनाव लड़ेगी, समझ में आ गया। तो जी तो इसलिए इस बारे में कहना, और जहां तक ये अपने कह रहे थे कि हमारे तो परिवार की बात है, तो परिवार क्या इनके पास ही है केवल? दूसरी, अगर इतनी परिवार की बात होती तो जी मित्र भूल जाते हैं कि जब अमेठी का चुनाव चल रहा था और अशोक गहलोत अमेठी के चुनाव प्रचार में थे और सचिन पायलट राजस्थान में थे, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव पर कैसा, मैं तो आना चाहता था, जी जालोर सुरुई, लेकिन जी। मुझे गहलोत जी ने निमंत्रण नहीं दिया, और गहलोत जी ने कहा कि आना, अपने आप प्रियंका जी के साथ आ जाते। तो स्पष्ट बात है कि कितना परिवार में एक रूपता और कितनी मतभेदता और कितनी मन मिलता है, ये दोनों चीजें तो स्पष्ट है। जी आप जिस बिजली की बात कर रहे हैं, जी इस बिजली के आत्मनिर्भर बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद, वो आपको जी ध्यान होगा, हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री को साथ लेकर दिल्ली गए, दिल्ली में कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक की, नए, और उसके बाद मार्च 2024 के अंतर्गत जी 32,800 मेगावाट के एमओयू किए, अक्षय ऊर्जा के लिए किए, क्योंकि हमारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा के लिए एक बहुत मजबूत स्टेट है, बहुत वातावरण बहुत अच्छा है, चाहे वो पवन ऊर्जा हो चाहे वो सौर ऊर्जा हो। और जी आप कह सकते हैं, अभी पूर्ववर्ती सरकार ने जो बिजली के लिए, ना तो इन्होंने, जब केंद्र सरकार लगातार कहती रही कि आप उत्पादन को बढ़ाइए, आप प्लांटों की मेंटेनेंस को करिए, आप बिजली के एग्रीमेंट्स किए, इन्होंने 5 साल में कितना किया ये सबको मालूम है। एक भी पावर प्लांट को अगर इन्होंने क्षमता बढ़ाई हो तो बता दें। आज राजस्थान में नए लगातार एमओयू हो रहे हैं, चाहे एनटीपीसी के साथ हो, चाहे एनजीपीसी जी के साथ हो, चाहे कोल इंडिया के साथ हो। और हम कह सकते हैं 2027 तक राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर जी होगा। हम दूसरे राज्यों को इनकी सरकार की तरह नहीं है, लेंगे, देने की स्थिति में होंगे बिजली। राजस्थान जी की जनता की पूर्ति के बाद हम कह सकते हैं 2027 के बाद, जो माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, जिस जी तरीके से केंद्रीय एजेंसियां यहाँ आकर अपने नए नए प्लांट लगा रही हैं, जी 2027 में आप देखिए किस तरीके से राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। जी। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, तो इसीलिए चलते चलते एक क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। राजकुमार जी, किस तरीके से तैयारियां जो है चल रही है और उपचुनावों को किस तरीके से देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? क्लोजिंग नोट सर।
राहुल जी, मुद्दों को तो ऐसा है कि जो पिछले भाजपा का कार्यकाल रहा, मुद्दे हमें ले जाने की आवश्यकता नहीं। हम तो जाके सिर्फ समस्याएं इतनी आ रही कि उनको सुन रहे हैं और उनके समाधान के लिए जो वहाँ के स्थानीय एसडीएम है, कलेक्टर तक भी, जो भी संबंधित अधिकारी होता है जिस विभाग का, उससे हम संपर्क कर रहे हैं। जी। साथ में मैंने आपको बताया कि हम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल और बूथ अध्यक्ष तक की हमारी कार्यकारिणी टीम लगी हुई है। और हम बहुत ही अच्छी परिणाम इस चुनाव में, हमारे उपचुनाव के आने वाले, निश्चित तौर पर हम पांचों की पांचों सीटें जीतने वाले। चलिए। शैलेश जी, क्लोजिंग नोट सर, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है लोग जनता के बीच में जा रही है उपचुनाव? बिल्कुल राहुल जी, मैं राजकुमार जी की बात से सहमत हूं कि इनके पास जी। कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इस बार जो राजस्थान की राजनीति में ऐतिहासिक बजट भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने पेश किया है, खुद विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि हर विधानसभा को, हर गांव को, हर डाड़ी को, हर उद्योग को, हर विकास को, जी। युवा को, छात्र को, किसान को, महिला को कुछ ना कुछ मिला है। इसलिए विपक्ष के नेताओं ने जो बजट की तारीफ की है, हम उसको लेकर, मोदी सरकार की नीतियों को लेकर, राजस्थान की सरकार के 8 महीने के काम को लेकर और अपने संगठन के बल पर, अपने बूथ स्तर जी। के कार्यकर्ता के बल पर माननीय नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में चुनावों में जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की कार्य योजना, सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ पांचों उपचुनावों की सीट जीतेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी के नए नियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कमान संभालते ही मदन सिंह राठौड़ जो है, उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है अब उपचुनाव पर उनका आ गया है। ये पूरा फोकस पदभार ग्रहण के दूसरे दिन ही मदन राठौड़ ने पार्टी दफ्तर में, आपको बता दें, खीरसर और झुंझुनू विधानसभा सीट को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की इन उपचुनावों के मद्देनजर। तो इन उपचुनावों को लेकर बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियां जो है तैयारियों में जुट जुट गई है। 5 सीटों पर ये उपचुनाव राजस्थान के अंदर होने हैं। और अब हालांकि जीतता कौन है, या लगातार जिस तरीके से पिछला अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस जिस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रही है उपचुनाव के अंदर, क्या कांग्रेस इस बार भी अपना वो परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएगी, या बीजेपी जिस तरीके के बदलाव, बड़े बदलाव जिस तरीके से खुद की पार्टी के अंदर कर रही है राजस्थान में, क्या वो बदलाव, क्या कांग्रेस की जीत उपचुनावों में जो ये जीत की परिपाटी चली आ रही है, क्या इसे तोड़ पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।